नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेंद्र सैनी है। एनसीईआरटी की श्रृंखला में आज हम लोग सोशल साइंस की एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर नंबर 2 के साथ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको विविधता के बारे में बताया था, इस चैप्टर में हम विविधता और भेदभाव इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमें इसे पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं है। पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन हर पढ़ी हुई चीज़ को हम याद कर सकें ये संभव नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, तो उस चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक हमें मेमोराइज करना यानी याद करना आसान हो जाता है। तो हमें इसे अच्छे से समझना है, क्योंकि आजकल जो भी स्टेट पीसीएस के या फिर यूपीएससी का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, उसमें हमने ये देखा है कि वो बेसिक सी लाइनों से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं है, या पढ़ा भी तो हमने उसको अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, इसलिए हम उनका आंसर देने में हमें कठिनाई होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स को हम हटा सकें, और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हम उससे लाइन बाय लाइन, अगर हमारे नॉलेज में वो चीज़ होगी तो हमको बताने में और लिखने में आसान होगा, जो कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों में हेल्प करेगा। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो अध्याय 2, विविधता एवं भेदभाव। पिछले पाठ में हमने विविधता के बारे में पढ़ा था। जो कई बार लोग दूसरे लोगों से अलग होते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है। अब देखिए, हमें यहाँ पर ये समझना है, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो ये ऊपर की लाइनें होती हैं वो किसी भी चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्या समझना है, इसके बारे में हमें बताया जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कई बार जो दूसरे लोग होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अलग है तो उसको चिढ़ाया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें दुख होगा और गुस्सा भी आएगा, और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर किसी मामले में हम किसी चीज में कम हैं तो उसका हमारा मजाक बनाया जाता है लोगों के द्वारा, तो हम उसमें जो पीड़ा महसूस करते हैं, क्या हम कभी सोचते हैं कि ये हमें ऐसा क्यों झेलना पड़ रहा है? इसके बारे में हमें समझना है। इस पार्ट में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। अब देखिए, इसमें आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। चैप्टर 1 में हमने असमानता या गैर बराबरी के बारे में बताया था। मैं आपको छोटा सा एक रिमाइंडर देता हूँ कि गरीबी और अमीरी, यानी समीर 1 और समीर 2 के बीच में जो गैप था वो अमीरी और गरीबी का था। तो अमीरी और गरीबी विविधता नहीं है, ये असमानता है। लेकिन इस असमानता की वजह से, यानी ये जो सामाजिक असमानता हमारे साथ है, इसके वजह से हमारे साथ क्या समाज में भेदभाव हो रहा है, इसको हमें इसमें समझना है, और वास्तव में वो क्यों हो रहा है, उसे नहीं होना चाहिए। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब में हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का बहुत ही असर पड़ता है। यानी कि हमारा इतिहास और भूगोल ही हमारे रहन सहन, हमारे खान पान को एक तरीके से व्यवस्थित करता है और दिशा देता है। अगर हम संक्षेप में कहें कि भारत इतनी विविधताओं वाला देश है, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। इसको आप वन लाइनर के लिए नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन के लिए। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 8 मुख्य धर्म हैं और 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि लोगों की मातृभाषा है, यानी मदर लैंग्वेज है। यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, यानी डांस। 100 से ज्यादा तरीके के हमारे यहाँ डांस हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। अब देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि विविधता हमें समृद्ध बनाती है, लेकिन कई बार विविधता से हमें कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत ही भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। यानी
हमने आपको उसमें बताया था कि कई बार हम लोग जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब देते हैं और हमारे मित्र भी वैसा ही जवाब देते हैं, तो हमारी उनकी दोस्ती हो सकती है, क्योंकि हमारी और उनकी थिंकिंग प्रक्रिया एक है और हमारे उनके विचार काफी मिलते हैं। लेकिन क्या अपने से भिन्न लोगों में भी हमारी दोस्ती हो सकती है? तो उसी चीज को यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि जब हम अपने से कुछ भिन्न लोग से मिलते हैं तो वो हमें अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से संबंध रखने वाले लोगों के रूप में देखते हैं। यानी अगर आप किसी ग्रामीण आदमी की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो गांव में रहता होगा, खेती और किसानी का काम करता है। शहर के व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कोई बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पहले से ही जो परसेप्शन है, जो अवधारणा आ गई है किसी चीज के बारे में कि वो आदमी जो है केवल पैसे से मतलब रखता होगा, मतलबी टाइप का होगा। तो हमें ये पहले से ही उसके बारे में बात करते समय हमारे दिमाग में आ जाता है। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं ये हमें समझना है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। यानी कि जो अभी किसान के लिए हमने देखा कि हमारे मन में एक भाव आया कि वो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, गरीब होते हैं प्रायः, और शहर वाला आलसी होता है, पैसे से मतलबी होता है। ये हमारे पूर्वाग्रह का विषय है, यानी वो एक विचारधारा जो पहले से ही उन लोगों के बारे में हमारे मस्तिष्क में है, तो इसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। अब देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट देकर के कि पूर्वाग्रह इस चीज को कहते हैं, लेकिन ज्यादातर ये सकारात्मक होती है या हमेशा ये सकारात्मक होती है, तो उल्टा करके पूछ सकते हैं। इसलिए आपको एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ज्यादातर यह राय यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित जो हमारी राय होती है, जो हमारा थॉट होता है, वो अधिकतर नकारात्मक ही होता है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही यही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरीके से करना पसंद करते हैं। देखिए, हमारे और आपके सबके काम करने का तरीका अलग है। कोई एक ही परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र पे कई सारे बच्चे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन उनके लिखने का तरीका अलग होता है। लिखते सब लोग उत्तर ही हैं। तो हम ये देखते हैं कि उसी काम को दूसरी तरीके से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत ही नकारात्मक रूप से देखेंगे। प्राय आप देखिए कि वो बच्चा जो हिंदी में बात करता है उसे लोग नकारात्मक भाव से देखते हैं, और वहीं पर इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो इंग्लिश में बात करता है उसके प्रति लोगों का सकारात्मक रवैया रहता है कि ये काफी पढ़ा लिखा होगा या पढ़ा लिखा है। यानी हिंदी जानने वाले को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी स्किन का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जिस तरह से वे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। यानी अब गांव के किसी परिवेश के आदमी का अगर हम ख्याल करेंगे तो हमें लगेगा कि वो बहुत ही फटे पुराने मैले कपड़े पहनकर आएगा। शहर के किसी व्यक्ति की हम बात करेंगे तो हमारे मन में पहले ही आ जाएगा कि वो बहुत ही अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन करके आएगा। तो ये सब पूर्वाग्रह है। अक्सर दूसरे के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। यानी जब हमारे दिमाग में उनके लिए पहले से ही गलत भावना है और हम ये मानते हैं कि ये वैसे ही होंगे, तो हम उनसे दोस्ती नहीं करते हैं या उनसे अपना कोई मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, जिससे उनके मन में ये भाव आता है कि देखिए ये हमसे किसी मामले में विभेद कर रहे हैं, यानी हम गांव वाले हैं तो ये हमारे साथ बैठना उठना, पढ़ना खाना पीना नहीं चाहते हैं। अब लड़का लड़की में भी भेदभाव होता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आपस में हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं या तो ऐसा ही होता है। इसमें सोचने वाली बात क्या है, आइए इसकी सच्चाई को हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड उस लाइन में हो तो हम उसे पढ़ते चले, छूटे ना।
अब देखिए यहाँ पर एक बच्चा है जिसका फिगर बना हुआ है और वो अपने बारे में बोल रहा है कि मैं लंगड़ाता हूँ, यानी पैर से वो थोड़ा सा परेशान है। मेरी बोली लड़खड़ाती है, यानी जबान भी उसकी लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, कभी मैं उदास हो जाता हूँ, कभी मैं दुखी हो जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, या नहीं बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। अब देखिए, किसी का शारीरिक बनावट, किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का शारीरिक बनावट जैसा है तो वो जन्मजात है, प्रदत्त है अगर, तो आपको उसको हंसना नहीं चाहिए, उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप के भी बस में नहीं है कि आप किस तरह पैदा हों। ये जो समस्याएं कुछ लोगों का होता है कि चलिए एक्सीडेंट हुआ बाद में और कोई अपंगता हो गई या कोई परेशानी उनकी ऐसी हो गई जो लाइफ टाइम हो गई, वो एक अलग दुर्घटना का विषय है। लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से अक्षम है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक यहाँ पर देखिए, आप व्हील चेयर में बैठा हुआ फोटो बनाया गया है। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ। यानी देखिए, जब समाज में एक नॉर्मल आदमी की जगह कुछ एबनॉर्मल आदमी हमें जाते हुए दिखते हैं या हमारे उनसे कहीं मुलाकात होती है तो हम उन्हें बहुत विशेष नजर से देखते हैं, और जिन विशेष नजरों से हम उन्हें देखते हैं उस नजर से देखना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो समझते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी है, इसलिए मुझे लोग घूर करके या विशेष तौर पर इंगित करके देखना चाह रहे हैं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता या परिवार के लोग उनको अक्सर चुप करा देते हैं कि तुम रो मत, तुम तो लड़के हो, तुम्हें जो है रोना नहीं चाहिए। तो उनके मन में प्राय ये भाव आ जाता है कि लड़कों को कितनी भी तकलीफ हो जाए लेकिन उन्हें रोना नहीं चाहिए, और रोना कमजोरी की निशानी होती है। उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको रोना नहीं चाहिए। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे लोग उसको चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। जबकि इसके विपरीत समाज में लड़कियों को कमजोर माना जाता है और ये माना जाता है कि बहुत ही इमोशनल होती हैं और छोटी सी छोटी बातों पर वो रोना शुरू कर देती हैं। हम लगातार सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं कि क्या हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। अब देखिए, जो समाज में भी हर व्यक्ति या हर वर्ग को लेकर के कुछ पूर्वाग्रह पहले से विद्यमान है, लेकिन क्या उस पूर्वाग्रह को हमें मानना चाहिए? हमें अपना भी कुछ बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और सत्य को देख करके या भौतिकता को देख करके ही हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। रूढ़िवादी धारणाएं बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। रूढ़िवादी धारणा का मतलब, अब कोई भी व्यक्ति अगर गांव से आ रहा है तो हमारे मन में ये छवि बिल्कुल अच्छे से बैठ गई है कि वो व्यक्ति निर्धन होगा, वो व्यक्ति कपड़े जो है बहुत साफ नहीं पहने होगा, उसकी बातचीत की शैली बहुत अच्छी नहीं होगी। ये हमारे मन में और भी चीजें पहले से ही आके बैठ जाती हैं, और जब ये पक्की धारणा बना लेती हैं तो ये रूढ़िवादी धारणाएं कहते हैं इसे हम लोग। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हम देश, धर्म आदि में हमें हर देश में ऐसे लोग मिलेंगे, तो ऐसी कोई पक्की धारणा किसी के बारे में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें व्यक्ति को देखना चाहिए, व्यक्ति के बारे में धारणा बनानी चाहिए, न कि उस व्यक्ति के हिसाब से उस देश की धारणा बनानी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में ठीक नहीं हैं, पूरे समूह के बारे में हमें निगेटिव राय यानी नकारात्मक राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं होती हैं जो दूसरों से अलग होती हैं। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के लाइन में लगे खड़ा कर देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो, क्योंकि अगर ये मान लिया गया है कि ये काम तो ये व्यक्ति या ये वर्ग नहीं कर सकता है, तो हमारे भी मन में कई बार वो भाव होता है कि नहीं, हम इस काम को कर सकते हैं, फिर भी वो जो रूढ़िवादी धारणाएं बनी हुई हैं उसकी वजह से हम उस काम को करने में अपने आप को समर्थ नहीं पाते हैं।
यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और उन मूलभूत सुविधाओं का एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि मान लीजिए किसी के पास बाइक है, कार है, और किसी के पास ये दोनों चीजें नहीं है। किसी के पास खुद का घर है, किसी के पास खुद का घर नहीं है। तो जिसके पास है वो अपने आप को समर्थ समझेगा और जिसके पास नहीं है उसको वो बहुत ही दीन और हीन समझेगा। ठीक है, तो ये असमानता का विषय है, ना कि विविधता का विषय है। कुछ लोगों को, अब हम यहाँ पे देखेंगे असमानता एवं भेदभाव में क्या अंतर है, जो इस चैप्टर में थोड़ा सा हमें बेसिक तौर से समझना है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, यानी कोई भी चीज हमारे मन में पहले से ही मौजूद है, किसी एक व्यक्ति के बारे में गलत विचार, नकारात्मक विचार, या फिर रूढ़िवादी जो पक्की धारणाएं हैं वो हमारे मन में पहले से ही व्याप्त हैं, तो हम भेदभाव, जाहिर सी बात है, हमारे व्यवहार से ही दिखाई पड़ेगा कि हम भेदभाव कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, या किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप का पानी नहीं पीने देते, और दूसरे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। मतलब ये कुछ भेदभाव कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं उसके स्थान या अवस्था को बताया गया है, इसे हमें ध्यान में रखना है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। हमें याद है कि पिछली बार हमने समीर 1 और समीर 2 के उदाहरण के बारे में पढ़ा था, उनका धर्म भी अलग था, ये विविधता का एक पहलू है। लेकिन भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। हम समाज में प्राय देखते हैं कि कोई धर्म बहुत अच्छा है और कोई धर्म बहुत ठीक नहीं है या बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा लोगों के द्वारा विचारों में अपने व्यक्त किया जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये पूर्णतः गलत है। हर धर्म हमें एक ही बात को सिखाता है, मानवतावादी होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए और दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर विविधता के बारे में हमने जो पढ़ा और असमानता के बारे में पढ़ा, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरीके के भेदभाव झेलने पड़ते हैं। अब ये एक नई चीज है, यानी वो विविधता, यानी धर्म अलग है तो विविधता हो गई, और वो गरीब है वो असमानता हो गई। तो उन्हें दोनों तरीके से असमानता और विविधता, दोनों कारण से उनको जो भेदभाव है उसका सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। उस ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो उस आधार पर भी उनके ऊपर भेदभाव किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति धर्म से अलग है, उसका धर्म अलग है, तो भी उसे धार्मिक आधार पर विविधता के तहत वो भेदभाव झेलता है, और अगर वो व्यक्ति गरीब है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम है, तो वो उस एंगल से भी भेदभाव को या परेशानियों को झेलता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, एक दलित शब्द के बारे में कहा गया है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, यानी कि कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कई बार जो है जाति को लेकर भी भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त है। सामाजिक रूप से जो निम्न जाति के लोग हैं और उच्च जाति के लोग हैं, उनके बीच में एक गैप बना हुआ है, और जो कि हमारे देश के पिछड़ेपन का भी एक कारण है। हमारे देश के लगातार उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होने के बावजूद भी इस अपेक्षानुसार तरक्की न कर पाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण यही है कि जो जातिवार गैप हमारे यहाँ बना हुआ है। एक महान नेता जिसका नाम हम सब लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया था। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए 1909 में जब वे 9 साल के थे तो महाराष्ट्र के कोरे गांव वो अपने भाई से मिलने गए थे। उस घटना का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है।
कि मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि वो स्टेशन पर खड़े हुए थे और उनके पिता या भाई में से कोई एक व्यक्ति उनको स्टेशन से लेने आने वाला था, लेकिन काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी जब उनको कोई उनका भाई या उनके पिता स्टेशन पर नहीं पहुंचे तो स्टेशन मास्टर की नजर पड़ी और वो आकर के उनके बगल में खड़े हो गए। और चूंकि वो रंग से गोरे थे और पढ़े लिखे हुए लग रहे थे और कपड़े भी ठीक पहने हुए थे, तो उन्होंने समझा कि ये कोई उच्च जाति के हैं और उनसे कुछ वार्तालाप किया। लेकिन जैसे ही अंबेडकर जी ने उन्हें अपनी जाति जो कि महार थी उसके बारे में बताया, तो फिर वो जो है वहां से चले गए जो स्टेशन मास्टर साहब थे, और कोई बाद में उनके घर जाने का कोई इंतजाम भी नहीं किया। और बाद में वहां से अपना बैलगाड़ी वालों को भी, जब जो आसपास वाले थे उनको भी जब ये पता चला कि निम्न जाति के हैं, तो उनको किसी ने अपनी बैलगाड़ी पर नहीं बैठाया। बहरहाल किसी तरह वो अपने बाद में अपने घर पहुंचे। तो ये एक छोटा सा घटना था जिन्होंने अपने बारे में बताया है डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इसमें एक चीज है, देखिए, एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको ना जाने दिया जाए केवल इसलिए क्योंकि आपका जो कास्ट है वो नीची जात के हैं आप, तो ये थोड़ा सा भेदभावपूर्ण रवैया है। अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी ना पीने दें, तो सपोज करिए आपको कैसा लगेगा, कितना ज्यादा भेदभाव अंबेडकर जी ने या फिर उनके समाज के लोगों ने झेला है। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। यानी दलित, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि मंदिर में प्रवेश पाने के लिए महिलाओं को भी संघर्ष करना पड़ा। एक सबरीमाला मंदिर का विवाद कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में पिछले साल चल रहा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से भी उन्हें जो है मना किया जाता है। पहले आपको पता होगा, इसमें आगे बताया गया है कि महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, और किसानों और दलितों ने अपने आपको जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया, और समानता को अहम मूल्य की तरह माना गया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम अब चुन सकते हैं, वे आजाद हैं, और नौकरी भी सबके लिए खुल गई है, सब लोग सब नौकरी कर सकते हैं। यानी अंग्रेजों से लेकर के और भारत में जब हमारा स्वतंत्रता हमने प्राप्त किया है, तब से लेकर के अब तक जो भी हमने असमानता को दूर करने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए जो भी लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़ी है, उसका आज ये रिजल्ट है कि काफी हद तक हम लोग जो है उससे अब दूर हैं, और समाज में भेदभाव की भावना धीरे धीरे, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, वैसे वैसे भेदभाव की भावना कम होती जा रही है, और ये होना भी चाहिए। संविधान में भी हमारे जो लेखक हैं उन्होंने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना और उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। यानी हमें जो विविधता है उसको मानना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये अच्छी चीज हमारे पास है। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई एक धर्म, भाषा और त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। यानी जो जिसका रिलीजियस प्रैक्टिस है वो उस धर्म का व्यक्ति उसको अपना माने, उस धर्म के हिसाब से अपनी पूजा करे। किसी के ऊपर एक ही धर्म ये अच्छा है या एक ही पूजा ये अच्छी है, ये थोपना नहीं चाहिए, ये गलत होता है। सरकार भी, हमारे यहाँ जब संविधान बना तो हमारा संविधान भी धर्म निरपेक्ष है, यानी हमारे यहाँ सभी धर्मों का बराबर सम्मान है, और हमारी गवर्नमेंट किसी एक धर्म को, एक धर्म विशेष को मान्यता नहीं दे सकती कि हम केवल इसी को मानेंगे। ये हमारे संविधान में भी परिलक्षित है। हम लोग इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, विविधता में भी एकता के भाव से रहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ये पाठ हमें इस बात को बताता है कि असमानता आज भी मौजूद है। असमानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, और मेरा मानना यह है कि शिक्षा ही एक ऐसा की है जिससे आप इस असमानता रूपी ताले को खोल सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, एक दूसरे को शिक्षित करना चाहिए।
तो इस चैप्टर में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो पढ़ाने की कोशिश की है। अब जो कीवर्ड्स थे और जो इम्पोर्टेंट कुछ आपके सेंटेंसेस हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम और सब्जेक्टिव एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के रूप में शेयर कर दूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा।